हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे टॉप 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो लोग भी क्लास में जुड़े हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी एनएम जो मेन टारगेट है अभी, ठीक है, अभी वैकेंसी आया हुआ है, इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, BTSC एनएम का, ठीक है, ये भी आने वाला वैकेंसी जस्ट। तो इसके लिए भी आप लोग रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका 9 बजे क्लास चलता है, तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। 15 प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा, ठीक है, आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सभी लोग चलिए शेयर कर दीजिए पहले, एंड वीडियो को लाइक करेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे, बताएंगे एक्लेम्पीसिया निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो एक्लेम्पीसिया जो है किडनी को प्रभावित करता है, लिवर को, हृदय को, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्लेम्पीसिया जो है किसको प्रभावित करता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी को। देखिए, ठीक है, एक्लेम्पीसिया क्या होता है, तो एक्लेम्पीसिया दौरे होते हैं जो प्री एक्लेम्पीसिया वाली महिलाओं में होते हैं और जिनका कोई अन्य कारण नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसको प्रभावित करेगा, किडनी को, लीवर को, हृदय को, इन सभी को प्रभावित करेगा एक्लेम्पीसिया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप ना ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए। कार्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी को मेंटेन रखा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी को बताना है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, ल्यूटियम क्या होता है, तो एक हार्मोन उत्पादक अंग है जो कि अंडाशय में होता है। क्या होता है, तो यह किसका, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाने का कार्य करता है। कौन, तो कार्पस ल्यूटियम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है, एस्ट्रोजन के साथ मिलकर क्या करता है, तो गर्भाशय की परत को मोटा करता है ताकि निषेचित अंडा उसमें प्रत्यारोपित हो सके। क्या हो सके, तो निषेचित अंडा उसमें प्रत्यारोपित हो सके, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ पे एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन होता है जो शरीर के कई तरह के काम में आता है। यह गर्भाशय के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन की कमी से ज्यादा हो, ठीक है, कमी या ज्यादा होने से कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो देखेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना, इस स्तनधारी जीवों में प्रजनन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी लिया जाता है। इसमें देखिए, एस्ट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए क्या लेंगे, तो सोया उत्पाद लेंगे, ब्रोकली लेंगे, बैगन, गोभी जैसे प्राकृतिक स्रोत भी लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है, तो एक प्रजनन, ठीक है, ये क्या करता है, जो कि प्रजनन में मदद करेगा। यह किसके द्वारा, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अंडोत्सर्जन में मदद करता है, ठीक है। और पुरुषों में FSH क्या करता है, तो शुक्राणुओं को बढ़ावा देता है। ध्यान रखिएगा। LH क्या है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। LH क्या होता है दोस्तों, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, तो एक हार्मोन है, ठीक है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के यौन अंगों को प्रभावित करता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है, ठीक है। कौन सा, तो LH जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है। यह हार्मोन गोनाडोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए, थर्ड नंबर प्रश्न को देखेंगे। लगभग 25% मेटरनल डेथ ठीक है, किस कारण से होती है। मेटरनल डेथ जो है ना, 25% जो है, ठीक है, किस कारण से होगी, संक्रमण से होगी, प्रसूति, रक्तस्राव, असुरक्षित गर्भपात, एक्लेम्पीसिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% जो होती है ना, यानी कि ये हो जाएगा रक्तस्राव से, ठीक है। किससे होगा, प्रसूति, रक्तस्राव के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, थर्ड का, ठीक है। देखिए, और सेप्सिस से कितना, सेप्सिस से, ठीक है, 15%, ठीक है, सेप्सिस से कितना, 15%, ठीक है। और देखिए, गर्भपात से कितना, तो 13%। ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था के उच्च रक्तचाप संबंधी विकार से कितना, तो यानी कि एक्लेम्पीसिया से समझिए तो 12% होता है। और बाधित प्रसव से कितना, तो होगा 8%। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेटरनल डेथ 25%, प्रसूति रक्तस्राव के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखिए, मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कर लेंगे, ठीक है, शिशु
मृत्यु दर की गणना। यहाँ पे देखिए मातृ मृत्यु दर की गणना जो है ना 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पे किया जाता है, ठीक है, 1 लाख पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शिशु मृत्यु दर की बात किया जा रहा है क्योंकि 1 लाख की कोई भी आंसर इसमें नहीं दिया है। तो देखिए शिशु कर लेंगे, शिशु मृत्यु दर कर लेंगे, लेकिन देखिए उपरोक्त सब में से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन शिशु में बदल दीजिए तो शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 जीवित जन्मों के बच्चों की संख्या पे किया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 5th नंबर, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिए, ठीक है। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्री एक्लिम्पीसिया के इफेक्ट में शामिल है, तो प्री एक्लिम्पीसिया के इफेक्ट में क्या क्या शामिल है, ठीक है, सभी लोगों को बताना है। यानी कि बाष्प स्पॉज्म या प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव, GFR, ठीक है, GFR क्या होता है, ठीक है, यानी कि ठीक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है GFR या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा, यानी कि देखिए उपरोक्त सभी होगा। प्री एक्लिम्पीसिया, देखिए प्री एक्लिम्पीसिया गर्भावस्था की एक जटिलता है, यह रक्तचाप बढ़ाने और मूत्र में प्रोटीन का स्तर बढ़ाने का ठीक है कारण बनता है। प्री एक्लिम्पीसिया से कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे क्या हो सकता है, ठीक है, समय से पहले जन्म, गर्भावस्था में हानि, रक्त संचार संबंधी समस्याएं, दौरे, मृत्यु भी हो सकती है, रक्त के थक्के में जमना, ठीक है। तो आगे बढ़ी, ये सब चीजें प्री एक्लिम्पीसिया के लक्षण थे। अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, सभी हो जाएगा ना, तो हम लोग समझेंगे, ठीक है, वासोस्पाज्म, ठीक है, तो इसका उपचार, ठीक है, ठीक है, IUC हस्तक्षेप या इंट्राधमनी, ठीक है, वासी डिलेटर और बैलून एंजियोस्पर्मी के, ठीक है, एंडोवेस्कुलर प्रशासन और दोनों माध्यम से किया जा सकता है। किसके किसके द्वारा, तो इंट्राधमनी, वासोडिलेटर और बैलून एंजियोप्लास्टी के ठीक है वेस्टिकुलर वेंडोवेस्कुलर प्रशासन के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रमस्तिष्क रक्तस्राव क्या होता है, तो मस्तिष्क में होने वाला रक्तस्राव होता है। मस्तिष्क में ठीक है रक्त वाहिकाओं में कमजोरी हो जाती है, इसके कारण रक्त वाहिकाएं का फटना, मस्तिष्क के चारों ओर के स्थान में रक्तस्राव होना, ये सब चीजें। इसमें क्या होता है, तो तेज सिर दर्द होगा, ठीक है, गर्दन में दर्द और अकड़न होगा। चलिए देखेंगे प्रमस्तिष्क रक्तस्राव को हम समझ रहे थे, तो GFR को देखेंगे क्या होता है GFR, ठीक है, तो मेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। इसमें ठीक है क्या होता है, कमी, इसकी कमी का मतलब क्या होता है, किडनी की बीमारी हो सकती है इसके कमी से, ठीक है। ज़्यादातर स्वस्थ लोगों में GFR जो होता है 90 या उससे ज़्यादा होता है, 60 या उससे ज़्यादा GFR को सामान्य माना जाता है। यहाँ पे देखिए 15 या उससे कम GFR का मतलब है कि आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, तो किडनी भी फेलियर हो सकता है, 15 या कम ठीक है उससे कम GFR रहेगा। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन B1, ठीक है, थायमिन, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी क्या होता है आपका, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है आप लोग बताएंगे, रिकेट्स होता है। एंड विटामिन B1 के थायमिन की कमी से बेरी होगा। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग बताइए जल्दी से, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी क्या होता है, तो स्टेरॉयड हार्मोन होता है। देखिए हृदय की प्रणाली में विटामिन डी की जटिल भूमिका होती है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। विटामिन डी जो होता है ना क्या होता है, तो स्टेरॉयड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रो विटामिन ए, कौन सा, तो प्रो विटामिन ए है। प्रो विटामिन ए कौन सा है, रेटिनोल है, कैरोटीन है, ठीक है, रेटाइनल है या रेटिनोइक एसिड। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए एवं कैरोटीनाइड इसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 7 का सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, तो कैरोटीन को क्या कहते हैं, प्रो विटामिन ए, ठीक है। पौधों के द्रव्य, ठीक है रंग द्रव्य में जिसमें बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैप्टो कैसेथिन शामिल होते हैं, ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैरोटीन क्या होता है, तो कई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जा सकता है, किंतु इन्हें जानवर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जानवरों के द्वारा नहीं बनाता है, पौधों बनाते हैं कैरोटीनाइड, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए,
तो रेटिनॉल आप लोगों को पता है विटामिन क्या होता है, ए होता है, विटामिन ए होता है ना रेटिनॉल। रेटिनोइक एसिड क्या है, तो विटामिन ए का व्युत्पन्न है। यह त्वचा, बाल और नाखूनों के, ठीक है, केराटिनोसाइटों में पाए जाने वाले प्रोटीन के विभाजन को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है। यह त्वचा कैंसर को रोकने में भी मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, तो त्वचा रोगों को भी रोकने में काम करेगा। ठीक है, कौन सा, तो ठीक है रेटिनोइड एसिड। चलिए आगे बढ़िए। क्लास को जो लोग भी शेयर नहीं किए दोस्तों, आप लोग एक बार शेयर करिए प्लीज़। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले आप लोग। ठीक है, इतना मेहनत से क्लास चल रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक वयस्क के लिए फोलिक एसिड, फोलिक एसिड क्या होता है, तो विटामिन B9 होता है ना। फोलिक एसिड की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है, विटामिन B9 की पूछी जा रही है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वयस्कों में, ठीक है, 40 mg या 400 mcg, ठीक है 40 mg हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 400 mcg है ना, ठीक है 400 mcg यानी कि माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की रोजाना आवश्यकता होती है। किसमें, तो वयस्कों में। और देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, ठीक है, महिलाओं को रोजाना 600 mg चाहिए होता है। महिलाओं को रोजाना 600 mg फोलिक एसिड की जरूरत होती है। ठीक है, एंड स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 500 mcg, ठीक है mcg यानी कि माइक्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनीमिया को रोकने के लिए, इसके कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो एनीमिया को रोकने के लिए वयस्कों और 12 साल से, ठीक है 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों में, ठीक है, हर 1 से 7 दिन में 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, 9th नंबर का बताएंगे। एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होगी एक वयस्क के लिए विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताएंगे विटामिन सी की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होगी, सभी लोग जल्दी से एक बार बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 200 mcg, 200 माइक्रोग्राम हो जाएगा एक वयस्क के लिए विटामिन सी की। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ेंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में देखिए, जो लोग भी बाद में जुड़ते हैं ना क्लास में, या बाद में क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। सभी लोगों का कमेंट में जरूर जाके देखता हूँ। ठीक है, प्रतिक्रिया देखता हूँ कि कैसे आप लोग की प्रतिक्रिया है, तो आप लोग जरूर अपना, ठीक है, वेस्ट देके जाइए। कमेंट बॉक्स में जितना भी आता है ना उतना आप लोग लिखा करिए। चलिए, तो 9th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे। 10th का बताएंगे। एक सामान्य वयस्क के लिए विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन क्या होता है, विटामिन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है। तो बताइए सभी लोग, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1.0 mcg हो जाएगा विटामिन B12 की प्रतिदिन आवश्यकता। ठीक है, ठीक है 1.0 mcg विटामिन B12 की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए, बताएंगे एक नए जन्मे बच्चे में प्रति मिनट औसत सामान्य श्वसन दर क्या है। तो एक नए जन्मे बच्चे में प्रति मिनट औसत सामान्य श्वसन दर क्या है, तो बताइए सभी लोग। क्या हो जाएगा, 40 प्रति मिनट होगा, 30 प्रति मिनट होगा, तो क्या होगा 20 प्रति मिनट, 18 प्रति मिनट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यानी कि 40 प्रति मिनट होता है। सभी को पता होगा एक नए जन्मे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें 40, कई जगह आप लोग देखेंगे 40 से 60, ठीक है 40 से 60 बार देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका 40 है तो 40 लगाएंगे। ठीक है, जब बच्चा सोता है तो यह दर कितना हो जाता है, तो 20 से 40 हो जाता है। ठीक है, 20 से 40 कब होता है, तो जब बच्चा सोता है। ठीक है, जब बच्चा सोता है तो 20 से 40 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रति मिनट धीमी हो सकती है, होने की संभावना रहती है, श्वसन दर के बदलाव के कारण होते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे क्या क्या होते हैं, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, नींद बनाम जागृति अवस्था या बुखार हो सकता है। तो नवजात शिशु में सांस लेने की समस्या देखभाल करने वालों के लिए भयावह हो सकती है, यहाँ पे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 12th नंबर बताएंगे। आम तौर पे शिशु किस उम्र तक उनके जन्म के समय के वजन के दोगुना, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, जन्म के कितने दिनों पे दोगुना हो जाता है, ठीक है, तो बताइए कितने दिनों पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन्म के कितने दिनों पे दोगुना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि
5 महीने में, ठीक है, 5 महीने में 2 गुना हो जाएगा, 1 साल में 3 गुना हो जाएगा और 2 साल में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 1 साल में, ठीक है, कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 5 महीने में 2 गुना हो जाएगा एंड आपका 3 गुना हो जाएगा, 1 साल में, 2 साल में 4 गुना हो जाएगा। ये सभी आपको देखना है, ठीक है, यानी कि 4 से 6 महीने के अंदर माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग, 5 महीने औसतन लगाएंगे, ठीक है, औसतन 2 गुना हो सकता है। वहीं जन्म के 1 साल में वजन उसका 3 गुना हो जाएगा, जन्म के 1 साल में 3 गुना हो जाएगा। जन्म के कुछ हफ्तों में शिशु की वजन कम हो सकता है, लेकिन आमतौर पे 2 हफ्तों के अंदर, ठीक है, वजन फिर से, ठीक है, क्या हो जाता है, फिर से हासिल कर लेता है, यानी कि बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा, 13 का बताएंगे। हड्डी के द्वारा उम्र का निर्धारण करने के लिए, हड्डी के द्वारा, ठीक है, बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, हाथ और कलाई हो जाएगा, हाथ और कलाई। यानी कि देखिए हड्डी के उम्र का पता लगाने के लिए क्या हो जाएगा, हड्डी के द्वारा है जो उम्र का पता लगाने के लिए 11 से 12 साल के बच्चे को हाथ और कलाई का एक्सरे कराया जाता है। क्या कराया जाता है, तो हाथ और कलाई का एक्सरे कराया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, हाथ और कलाई का एक्सरे किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर बताएंगे, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका मौखिक रूप से दिया जाएगा, मांसपेशी में, नसों में, त्वचा के अंदर, ठीक है। किस रूप से बीसीजी का टीका दिया जाता है, आप लोग बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर बताइए। बीसीजी का टीका कैसे दिया जाता है, तो टीबी के लिए दिया जाता है ना, टीबी के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तपेदिक यानी कि टीबी से बचने के, ठीक है, लिए लगाया जाता है ये बीसीजी का टीका। तो किस रूप से दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि त्वचा के अंदर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग। साइनोटिक बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग रोग है तो कौन सा है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है, एंट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, या टेट्रोलॉजी ऑफ फेटल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइनोटिक जन्मजात हृदय रोग क्या होता है, तो एक हृदय विकार है जिसमें शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस रोग में हृदय में दोष होने की वजह से शरीर तक ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों को। इसमें क्या हो जाता है, त्वचा का रंग नीला हो जाता है, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेटल, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेटल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेटल क्या होता है, एक जन्मजात हृदय दोष होता है, एक जन्मजात हृदय दोष होता है। चलिए तो ये रहे आपके 30 प्रश्न। मिलेंगे अगली क्लास में सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनों का ख्याल रखें, धन्यवाद सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए।